हेलो फ्रेंड्स। मैं अपनी अगली कहानी लेकर फिर से आपके साथ हूं। ये जो कहानी है आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, इसे मैंने 70s में यानी 70 के दशक में पहली बार पढ़ा था। इंसानी रिश्तों और किसी एक इंसान के रेलेवेंट या इररिलेवेंट होने के प्रोसेस का इस कहानी में कमाल की खूबसूरती के साथ जिक्र हुआ है। बिल्कुल मन को छू लेने वाली कहानी है। कहानी का नाम है वापसी और इसकी लेखिका हैं उषा प्रियंवदा जी। तो पेश है कहानी वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर डाली। 2 बक्से, एक डोलची, एक बाल्टी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी जो उनका नौकर था, बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व के साथ और कुछ लजाते हुए बोला, घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं साहब। कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग उनकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक अजीब सी उदासी का अनुभव किया, क्योंकि एक जाने पहचाने बहुत सारा प्यार और आदर देने वाले संसार से उनका नाता अब टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की खबर लेते रहिएगा सर, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। अभी कभी कुछ चीजों की जरूरत हो तो लिखना गणेशी। इस साल अपनी बिटिया की शादी जरूर कर देना। गणेशी ने अंगोछे के छोर से अपनी आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा बाबू? आप यहां रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने ही वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से अजीब बदसूरत लग रहा था। आंगन में रोपे हुए पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर फिर से अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछड़ना एक कमजोर सी लहर की तरह उठ करके विलीन होने लगा। गजाधर बाबू बहुत खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर वापस अपने घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर ही काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वो अपने परिवार के साथ वापस रह सकेंगे। इसी उम्मीद के सहारे वो अपने अभाव का बोझ इतने दिनों तक ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, छोटा सा ही सही, लेकिन मकान तो अपना था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां भी कर दी थी। 2 बच्चे कॉलेज में थे। रेलवे में अपनी नौकरी के कारण गजाधर बाबू हमेशा छोटे स्टेशनों पर ही पोस्टेड रहे और उनके बच्चे और उनकी पत्नी शहर में रहे, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से ही बहुत ही स्नेही व्यक्ति थे, काफी लविंग और काफी इमोशनल भी। जब बच्चे छोटे थे और परिवार उनके साथ था तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते हंसते बोलते, पत्नी से मजाक वगैरह करते और जीवन में खुशी ही खुशी रहती। लेकिन बच्चे बड़े हुए और उन सबके चले जाने के बाद उनके जीवन में एक गहरा सन्नाटा भर उठा। ऑफिस से लौटने के बाद जब वो खाली होते तो उनसे घर में बिल्कुल टिका न जाता। हालांकि वो कोई कवि प्रकृति के नहीं थे, फिर भी पत्नी की स्नेहपूर्ण प्यार भरी बातें उन्हें हमेशा याद आती कि कैसे दोपहर में गर्मी होने पर भी जब वो लौट के स्टेशन से वापस आते तो 2 बजे दोपहर तक भी आग जलाए बैठी रहती। उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती, उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा और थाली में परोस देती। बड़े प्यार से, बड़े आग्रह से खिलाती। जब वो थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर रसोई के द्वार पर निकल आती थी और उनकी लजाई लजाई आंखें उन्हें देखकर मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब की हर छोटी बड़ी बात याद आती और वह उदास हो उठते। हाँ, अब कितने वर्षों बाद यह अवसर फिर आया था जब वह फिर से उसी प्यार और उसी आदर के बीच में रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चरपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहाओं की आवाजें आ रही थीं। इतवार का दिन था
और उनके सारे बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद कल रात में देखी हुई किसी पिक्चर के नाच की नकल कर रहा था, और बसंती हंस हंसकर दूरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था, और वो भी उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को भी होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल उनकी बेटी बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के कोशिश में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा और फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी भाई? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू चाहते थे कि वो भी इस हंसी मजाक में भाग लेते, पर उनके आते ही पता नहीं क्यों सब लोग एकाएक चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उभर आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने मां की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले से ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय की आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौक में बैठी मां की राह ताकती रही। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिटिया चाय तो फीकी है, लाइए और चीनी डाल दूं। बसंती बोली, रहने दे, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तो साथ में उनके पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में पूजा का लोटा लिए निकली और गलत सलत श्लोक बोलते हुए तुलसी में पानी डालना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर बसंती भी उठ खड़ी हुई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहां गए? गजाधर बाबू के मन में एक हुक सी उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उसने नाक भाव चढ़ाकर चारों ओर पड़े जूठे बर्तनों को देखा, फिर बोली, सारे घर के बर्तन जूठे पड़े हैं। इस घर में धर्म करम कुछ भी नहीं। पूजा करो और सीधे रसोई घर में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को आवाज दी। जब कोई जवाब न मिला तो एक बार फिर जोर से, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा जरूर उसे बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर के जाने के बाद वो जब घर आते थे तो वह गरम गरम पूड़ियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही ईरानीपुर लेट से पहुंचे, लेकिन गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इस खिचखिच में निकल जाता है। इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती रहती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर भी कहो कि कॉलेज जाना होता है। पत्नी की बात सुनकर गजाधर बाबू थोड़े से गुस्साए। जोश में आकर उन्होंने बसंती को आवाज दी, बसंती। बसंती भाभी कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने बड़े प्यार से समझाया, तुम सवेरे पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वो शक्ति कहाँ बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी मां ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उसके घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मना करो तो सुनती नहीं।
नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस टेम्पररी अरेंजमेंट में खुद को भी टेम्पररी सा फील करते। वे खुद को उन रेलगाड़ियों जैसा महसूस करने लगे जो उनके स्टेशंस पर आती थीं, थोड़ी देर रुकती थीं और फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर चली जाती थी। घर छोटा होने के कारण उस ड्राइंग रूम में ही अब उनका इंतजाम किया गया था। हाँ, उनकी पत्नी के पास एक छोटा कमरा अंदर में अवश्य था, पर उसमें एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्टर और घी के डब्बे भरे पड़े थे, तो दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों से लिपटी पड़ी रहती थी। उसके पास ही एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते। गजाधर बाबू भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे, दम घुटता था उनका। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था वो यही ड्राइंग रूम था जहां गजाधर बाबू के लिए इंतजाम की गई थी। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया हुआ बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथ से कढ़े कुशन थे, जो कि अब वहां से हटा ली गई थी। जब कभी उनकी पत्नी को कोई शिकायत करनी होती तो वह चटाई डालकर ड्राइंग रूम में पड़ जाती। तो उस दिन भी वो एक चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया तो देख ही रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते तो बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू काफी हर्ट हो गए और बड़े आश्चर्य से उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। उससे तो उनकी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, बताती कि दिक्कत हो रही है, तो यह स्वाभाविक भी था और उससे गजाधर बाबू को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात को कहा उससे इन्हें बहुत बुरा लगा। उनसे यदि राय बात की जाती कि घर का मैनेजमेंट कैसे चलाया जाए तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत ही की जाती थी, जैसे परिवार की सारी परेशानियों के लिए वही अकेले जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की मां, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही तो आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह तो उनकी अंदर की बात थी जो उनकी पत्नी समझ नहीं पाएंगी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई तो देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या वह, जिसके हाथों का कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान को याद कर करके उन्होंने अपना पूरा जीवन काट दिया था? उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी छोटी सी खूबसूरत सी लड़की जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो ये औरत है वह उनके मन और उनके प्राण के लिए बिल्कुल ही अपरिचित। उसे पहचान नहीं पा रहे। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा बिल्कुल श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक एकटक अपनी पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। तभी अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया है शायद, और वो अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखो बहू को, चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। अभी तो सभी को खाना है, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने रुकी और बोली, 1 सब्जी और 4 पराठे बनाने में सारा घी का डब्बा उड़ेल कर रख दिया।
जरा सा भी दर्द नहीं है पैसे के लिए। कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहां सब चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का है नहीं मेरे सिवा। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ भींच कर करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का खाना उनकी बेटी बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि ये कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र ने थाली सरकाकर कहा, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तू ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को तो बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। बाद में गजाधर बाबू ने अपनी पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को मां को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहां जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई जरूरत नहीं, जाकर अंदर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर से कहा। कुछ देर तक अनमनी सी खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। उसके बाद वो शाम को टहलने निकल गए और लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया है बसंती से? शाम से मुंह लपेटे मुंह फुलाए पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में ही सोच लिया कि बसंती की शादी अब जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को थोड़ा गुस्सा आया। लड़की के इतने मिजाज, जाने को थोड़ा रोक दिया तो अपने पिता से बोलेगी भी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर भी अब अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? उन्होंने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ जवाब दिया, अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा ड्राइंग रूम में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह भी नहीं। और यह भी कि अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को भी काम करना पड़ता था। ये सारी बातें उन्हें परेशान कर रही थी। अच्छा, हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? उन्होंने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का हमेशा ही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर आता जाता रहता था। बसंती को भी यही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह जब वो टहल कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई गायब है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी नजर रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद करके अचानक चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो पाया कि अचार, रजाइयों और कनस्तरों के बीच में उनकी चारपाई पड़ी हुई है। दुखी मन से उन्होंने अपना कोट उतारा और उसे मोड़कर कुछ और कपड़े खिसकाकर एक किनारे रख दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, शरीर आखिर बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को रेलवे का अपना खुला खुला क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, फिर जाने पहचाने चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और मालगाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी लाल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा भी था, वही उनके साथी। वह बीता हुआ जीवन अब उन्हें एक खोए हुए खजाने की जैसा महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ भी चाहा उसमें से एक बूंद भी उन्हें न मिला।
लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गोरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी भी बात में दखल न देंगे। यदि घर के मालिक के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं तो अपने ही घर में परदेशी की तरह पड़े रहेंगे। उस दिन के बाद सचमुच से गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में ही रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा दुख यह रहा कि इतना चेंज होने के बाद भी उनकी पत्नी ने उनमें कोई तरह का परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजानी बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में दखल न देने के कारण शांति ही लगी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था हम तो कर ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी भी कर देंगे। गजाधर बाबू ने बड़े आहत दृष्टि से अपनी पत्नी को देखा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अपनी सारी जिंदगी वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन ही रहे हैं। जिस पत्नी को उन्होंने इतने प्यार से सारा अधिकार दिया, वह अब सिर्फ घी और चीनी के डब्बों में इतनी रम गई है और उसकी पूरी दुनिया उन्हीं में सिमट कर रह गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सारे निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन दखल दे ही बैठे। पत्नी अपने स्वभाव के अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बचाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च तो बिल्कुल ही बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3-3 मर्द हैं, कोई तो कर ही लेगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा साधा ही था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन ऐसा हुआ था कि जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र मां से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ तो नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे हैं कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसवाने जाऊंगा तो मुझसे नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का भी स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर कुनमुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। हाँ, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले ही इनकी पत्नी चौके में घुस गई। कुछ देर बाद जब उनकी पत्नी अपनी कोठरी में आई और उसने बत्ती जलाई तो गजाधर बाबू को कमरे में लेटे देखकर बड़ी सी पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चीनी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमी स्वर से कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद, रिटायर होने के बाद साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो फिर यहां का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की।
बात बीच में ही काट कर गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। और फिर गहरे मौन में डूब गए। 2 दिन के बाद गजाधर बाबू के वापसी के दिन नरेंद्र ने बड़ी तत्परता के साथ उनका बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाते ही सभी लोग अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे तो, उसमें तो चलने की जगह भी नहीं है अभी। तो ये थी उषा प्रेमवदा जी की लिखी कहानी वापसी। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल किस्से कहानियाँ और किस्सा गोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो बस अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।